हेलो दोस्तों, नॉर्थ सिक्किम के आज के इस खूबसूरत और रोमांचक सफ़र को हम शुरू करेंगे लाचेन से और जाएंगे गुरु दोंगमार लेक और काला पत्थर। और मैं पूरे भरोसे के साथ ये कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी इस खूबसूरत और रोमांचक सफ़र पर आना ज़रूर चाहेंगे। गुरु दोंगमार लेक और काला पत्थर नॉर्थ सिक्किम के काफ़ी फेमस डेस्टिनेशन हैं और जो भी ट्रैवलर नॉर्थ सिक्किम का ट्रिप करते हैं वो इन दोनों डेस्टिनेशंस पर ज़रूर आना चाहते हैं। दोस्तों, नॉर्थ सिक्किम के इस ट्रिप को खासकर गुरु दोंगमार लेक और काला पत्थर, इस ट्रिप को प्लान करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस उम्र और कैटेगरी के लोगों को ये ट्रिप प्लान करना चाहिए, ये मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 2500-3000 रुपये से स्टार्ट होने वाला ट्रिप कैसे ये 3 दिन पूरे होते होते लगभग आपका 4000 रुपये क्रॉस कर जाएगा। ये जानने के लिए भी दोस्तों आपको वीडियो में आगे तक बने रहना होगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अपने आज के सफ़र की शुरुआत और वीडियो में बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, अगर आपने नॉर्थ सिक्किम टूर का मेरा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पिछले एपिसोड में मैंने नॉर्थ सिक्किम टूर के फर्स्ट डे की जर्नी के बारे में बताया है, जो कि गैंगटॉक से लेकर लाचेन तक की थी। अगर आप सिक्किम की पूरी सीरीज़ देखना चाहते हैं तो उस सीरीज़ का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप YouTube पर मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर इस सीरीज़ को पूरी देख सकते हैं। अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज सुबह की ट्रिप की शुरुआत दोस्तों कुछ इस तरह से हुई। हमें निकलना था सुबह 5 बजे के करीब, तो हम 4 बजे उठे और हमने पाया कि होटल में लाइट नहीं थी। हालांकि लाइट रात को ही चली गई थी, लेकिन होटल मालिक ने बोला था कि मैं इन्वर्टर ऑन करके रखूँगा। लेकिन जब हम सुबह उठे तो हमने पाया कि ना तो वहाँ पर होटल मालिक था और ना ही उसने जो फ़ोन नंबर दिया था वो रीचेबल था। लॉक लगाकर वो नीचे इन्वर्टर वाले पोर्शन को बंद करके होटल छोड़कर कहीं बाहर चला गया था। लाइट ना होने की वजह से गीजर्स वगैरह ने काम नहीं किया और हम हाथ मुँह भी ढंग से नहीं धो पाए क्योंकि सर्दी इतनी थी और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। 5 बजे के करीब जब हमारा निकलने का टाइम हुआ तब श्रीमान जी पधारे और उन्होंने इन्वर्टर ऑन किया, जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाहर दिन निकल चुका था और ठीक ठाक रोशनी हो गई थी और हम एक खूबसूरत और रोमांचक सफ़र की तैयारी के जोश में इस बात को जल्दी ही भूल गए। आज हमारे सफ़र का दूसरा दिन था और आज सबको सीटें अदला बदली करनी थी। मेरा नंबर आज आया सबसे पिछली सीट पर और मेरी हाइट है लगभग 6 फीट के करीब। जैसे मैंने पहले ही बताया था, पीछे वाली सीट पर लंबे आदमी को सिर झुका के बैठना पड़ेगा। अगर आप पीछे वाली विंडो के साथ बैठते हैं तो विंडो की हाइट कम होने की वजह से आपको बाहर हाथ निकालकर फोटोग्राफी करने में भी प्रॉब्लम होगी। मैंने फिर भी अपनी कोशिश जारी रखी और रिजल्ट आपके सामने है। दोस्तों, लाचेन से गुरु दोंगमार लेक का डिस्टेंस 66 किलोमीटर का है और ट्रैवलिंग टाइम लगभग 2.5 आवर्स का रहेगा। लेकिन हम लोग बीच में थांगू वैली में ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे, तो ब्रेकफास्ट में जितना भी टाइम लगेगा वो टाइम इस टाइम में इंक्लूड हो जाएगा।
जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, हमारे ड्राइवर ने लास्ट फिलिंग स्टेशन को मिस कर दिया था और अब डीजल ख़त्म होने की टेंशन साथ साथ चल रही थी। कल से लेकर अभी तक ड्राइवर डीजल नहीं ढूंढ पाया है और हमें डीजल ख़त्म होने की चिंता भी सताने लगी है। सीज़न के टाइम पर लोकल जो ड्राइवर यहाँ पर कैब चलाते हैं गैंगटॉक के आसपास, वो भी कैब लेकर इन नॉर्थ सिक्किम के रूट पर निकल आते हैं, जिनको प्रॉपरली इस रूट के बारे में और यहाँ आने वाली डिफ़िकल्टीज़ के बारे में पता नहीं होता। और अपनी कैब के ड्राइवर की इस हरकत की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये भी उन्हीं ड्राइवर्स में से एक है। अगर आप भी कभी इस तरफ नॉर्थ सिक्किम का ये रूट प्लान करते हैं तो आप अपनी ट्रैवल एजेंसी से मिलने वाली होटल में फैसिलिटी, होटल की क्वालिटी और कैब के बारे में डिटेल्स ज़रूर पता कर लें। दोस्तों, लगभग 1-1.5 घंटे के सफ़र के बाद हमें खूबसूरत थांगू वैली दिखाई देने लगी थी। थांगू वैली में दोस्तों हम ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे और लाचेन और गुरुदोंगमार लेक के बीच में हमारा एकमात्र यही स्टॉपेज रहेगा। थांगू वैली का खूबसूरत नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। हमने अपनी गाड़ी उस रेस्टोरेंट के बाहर लगा दी है जहां पर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। थांगू वैली में आर्मी कैंप, बीआरओ के कैंप और कुछ लोकल लोग भी हैं जो यहां टूरिस्ट के सीज़न की वजह से आ जाते हैं। थांगू वैली की सी लेवल से हाइट अप्रॉक्सीमेट 13,000 फीट के करीब है, जिसकी वजह से यहाँ पर सूखी और चुभने वाली तेज़ ठंड है। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के थोड़े थोड़े सिम्टम्स मुझे अपनी बॉडी में महसूस होने लगे हैं। इसके बावजूद मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मेरी कैब के दूसरे साथी ब्रेकफास्ट करने में बिज़ी हैं और मैं यहाँ वैली के बीच में खड़ा हुआ वीडियो शूट कर रहा हूँ। वैली के बीच में खड़े होकर आप चारों तरफ का ये खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं, जो कि काफ़ी मनमोहक और दिल को लुभाने वाला है। ब्रेकफास्ट के दौरान ये लिया गया 1 घंटे का ब्रेक आपकी बॉडी को ऊपर हाइट पर जाने से पहले एक्लेमेटाइज होने में थोड़ा हेल्प ज़रूर करेगा। वैली के बीचों बीच जो आप नदी देख रहे हैं, कुछ लोगों ने इसका नाम तीस्ता बताया तो कुछ लोग इसे थांगू रिवर के नाम से ही पुकारते हैं। आगे जाकर यह नदी तीस्ता नदी में मिल जाती है। पानी ग्लेशियर से पिघल कर आ रहा है, जो कि काफ़ी साफ़ सुथरा और बिल्कुल प्योर दिखाई दे रहा है। चलिए अब ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं और रेस्टोरेंट के अंदर का जायज़ा भी ले लेते हैं। इस ट्रिप में दोस्तों ब्रेकफास्ट आपके इस पैकेज में इंक्लूड नहीं है और हमें यहाँ पर खुद ही पेमेंट करनी है। ब्रेकफास्ट में आपको टी, कॉफ़ी, हॉट वाटर के साथ मैगी और ब्रेड जैम भी मिल जाएगा। आपको जो भी आइटम लेना है उसका ऑर्डर आप तुरंत दे दें, वरना आप पीछे रह जाएंगे। फ़ोटोग्राफी के चक्कर में मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ और यहाँ एक के बाद एक गाड़ी सीज़न में आती ही रहती हैं। मैंने अपने लिए मैगी और चाय का ऑर्डर दे दिया है। ऐसा भी देखा गया कि हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में कुछ रेस्टोरेंट अल्कोहल और कॉफ़ी विद अल्कोहल रिकमेंड करते हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस और डॉक्टर्स के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग अगर आप हाई एल्टीट्यूड एरिया में जाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर वैसे ही बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज होने के लिए मेहनत करती है। इसलिए आप अल्कोहल ना लें किसी भी रूप में, क्योंकि ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और इससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस तरह के हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में दोस्तों आप एक स्टील का थर्मो फ्लास्क ज़रूर कैरी करें और इस तरह के रेस्टोरेंट से आप उसको गर्म पानी से फिल ज़रूर करा लें और थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ घूंट आप पीते रहें। ऐसा करने से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होने से बचेगी और आप एक्लेमेटेशन के प्रोसेस को अच्छी तरह से फेस कर पाएंगे। इस तरह के तंदूर ऐसे एरिया में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, जिसमें आप खाने पीने की चीज़ें भी गर्म कर सकते हैं और ये आपके केबिन को भी गर्म करके रखता है।
यहाँ बैठकर हमें काफ़ी राहत महसूस हो रही है। फाइनली दोस्तों मेरी मैगी और चाय आ गई है और इससे पहले ये ठंडी हो जाए इसको खा लेते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद दोस्तों हमारा गुरुदोंगमार लेक के लिए सफ़र दोबारा शुरू हुआ और अब हमें करीब 1.5 घंटे के करीब और लगना था, क्योंकि यहाँ से गुरुदोंगमार लेक का डिस्टेंस लगभग 31 किलोमीटर्स का है। अगर आप दोस्तों वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो इसका मतलब है वीडियो आपको अच्छी लग रही है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों को इस तरह की खूबसूरत लोकेशन की वर्चुअल जर्नी कराता रहूँगा और इस तरह के लोकेशंस पर जाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं या आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। रोड कंडीशंस अब धीरे धीरे ख़राब होने लगी है और हमारी कैब बम्पी रोड्स पर हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ रही है। रोड को पत्थर बिछाकर और उसके ऊपर मिट्टी डालकर मेंटेन किया गया है, तो जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर हैं और मिट्टी का लेवल कम ज़्यादा है वहाँ पर आप झटके महसूस करेंगे। जैसे जैसे दोस्तों हमारी ऊंचाई बढ़ रही थी वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा था, जिसकी वजह से हमें हेडेक बढ़ रहा था। यहाँ मेरी एडवाइस है उन लोगों को जो एक पर्टिकुलर एज के बाद लंबी और डिफ़िकल्ट ट्रैवलिंग नहीं कर पाते हैं और जिनको ज़्यादा देर बैठने में दिक्कत होती है और ब्लड प्रेशर वगैरह की प्रॉब्लम भी होती है। मेरी एडवाइस है उन लोगों को यह ट्रिप नहीं करना चाहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि हर उस ट्रैवलर को जो खूबसूरत लोकेशंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं उनको लगभग 50 साल की उम्र से पहले ऐसे हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज़ को एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। कम हाइट वाले डेस्टिनेशंस तो लोग 60 प्लस की एज के बाद भी कर लेते हैं। नॉर्थ सिक्किम के 3 दिन और 2 रात के इस पैकेज में दोस्तों आपको ज़्यादातर गाड़ी में ही चलते रहना है। पहले दिन आप गैंगटॉक से लाचेन पहुंचेंगे तो बीच में 1-2 पॉइंट पर सिर्फ वाटरफॉल्स देखने के लिए ही रुक पाएंगे और आपको सारा दिन ट्रैवलिंग ही करते रहना है। आज की इस जर्नी में भी सुबह 5 बजे से लेकर हमें लाचुंग पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी और हम 2-3 जगह पर सिर्फ आधे घंटे का ही ब्रेक लेंगे। नॉर्थ सिक्किम के इस ट्रिप में आपको अपने दिन का लगभग 90% टाइम गाड़ी में ट्रैवलिंग करते हुए ही बिताना है, इसलिए आप ये ट्रिप प्लान करने से पहले मेरी बताई हुई बातों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। टूरिस्ट की गाड़ियों के अलावा आपको इस रूट पर आर्मी की गाड़ियों का मूवमेंट सबसे ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि चाइना के साथ बॉर्डर लगा होने की वजह से यहाँ पर आर्मी हमेशा अलर्ट मोड में रहती है। आर्मी के कॉन्वॉय को इस रूट पर आते जाते हुए देखना एक बड़ी नॉर्मल सी बात है। आपको ऐसे कॉन्वॉय इस रूट पर मिल जाएंगे। एक और ज़रूरी बात दोस्तों जो मैं पिछले एपिसोड में भी बोल चुका हूँ, अगर आप लोग ग्रुप में ट्रैवल करते हैं तो 10 सीटर कैब में 7 लोग ही ट्रैवल करें। आप थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा देकर अपनी इस 3 दिन की जर्नी को काफ़ी कंफर्टेबल बना सकते हैं। गुरुदोंगमार लेक पहुंचने से पहले आर्मी की एक लास्ट चेक पोस्ट आती है जहां पर टूरिस्ट के परमिट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। हम यहां पर अपने परमिट और डॉक्यूमेंट चेक कराकर आगे का सफ़र जारी रखेंगे। गुरुदोंगमार लेक का सफ़र अब कुछ ही किलोमीटर का रह गया है दोस्तों, और अब आप सामने इस कोल्ड डेजर्ट यानी कि शीत मरुस्थल का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। विंटर में जब यहाँ पर स्नोफॉल होता है और पूरी वैली में एक बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछ जाती है, तब यहाँ का नज़ारा देखने के लायक होता है। अगर आप विंटर में यहाँ आना चाहते हैं और स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो यहाँ आने से पहले वेदर अपडेट्स ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग यहाँ आ जाते हैं और ज़्यादा स्नोफॉल होने की वजह से टूरिस्ट यहाँ पर फंस जाते हैं। ऐसा कई बार हो चुका है और फिर आर्मी ही उन्हें यहाँ से बाहर निकाल कर ले जाती है। अगर आप यहाँ आकर स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो नवंबर और दिसंबर में आपको ये चांस मिल सकता है,
लेकिन मिड ऑफ दिसंबर के बाद कभी भी ज़्यादा स्नोफॉल होने की वजह से यहाँ के रास्ते बंद हो जाते हैं और कई महीने तक बंद रहते हैं। अप्रैल और मई के एंड में जब यहाँ पर रास्ते खुलते हैं तब आप यहाँ पर गुरु दोंगमार लेक को बिल्कुल फ्रीज हुई यानी कि बिल्कुल जमी हुई देख सकते हैं। आप जो सामने पहाड़ देख रहे हैं उसी पर चढ़ने के बाद हमें लेक दिखाई देगी और लेक के दूसरी साइड बर्फ़ से ढके हुए पर्वत भी हमें यहाँ से दिखाई देंगे। ज़्यादा ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन होने की वजह से इंजन के ट्रांसमिशन में भी प्रॉब्लम आती है और ये हमारी गाड़ी में भी देखने को मिला। हमारी गाड़ी का दम फूल गया है और अब हमें उतरकर गाड़ी का लोड कम करना था। इसके बाद ही हमारी गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। खाली गाड़ी को भी ऊपर ले जाने के लिए हमारे ड्राइवर को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी और ऐसा आप सामने देख सकते हैं। पूरा जोर लगाने के बावजूद भी गाड़ी धीरे धीरे ही आगे बढ़ पाई और रेंगते रेंगते लेक तक पहुंची। लेकिन दोस्तों यहाँ से लेकर लेक तक का 500 मीटर के करीब जो डिस्टेंस था वो हमें पैदल कवर करना था और इतनी हाइट पर लगभग 500 मीटर चलना अपने लिए परेशानी पैदा करने वाला होगा। गुरु दोंगमार लेक की हाइट 17,800 फीट है और इतनी हाइट पर कम ऑक्सीजन होने की वजह से फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं एक बार खारदुंगला पर, जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, वहाँ पर कुछ देर के लिए फंस गया था और कुछ दूर पैदल चल पड़ा, जिससे मैं AMS का शिकार हो गया था। यहाँ कैब ड्राइवर की ये हरकत भी हमें बहुत भारी पड़ने वाली है। फाइनली दोस्तों हम गुरु दोंगमार लेक पहुंच गए। गुरु दोंगमार लेक को बुद्धिस्ट, सिख और हिंदू धर्म में पवित्र झील माना जाता है और इस झील का नाम गुरु पद्मसंभव के नाम पर ही रखा गया है। गुरु पद्मसंभव को गुरु रिनपोंचे के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने तिब्बतिन बुद्धिज्म की स्थापना की थी और जो यहाँ पर 8वीं शताब्दी में आए थे। यह लेक गैंगटॉक से 190 किलोमीटर और चाइनीज़ बॉर्डर, जो कि साउथ ऑफ तिब्बतन बॉर्डर है, वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। फॉरेनर टूरिस्ट को यहाँ पर आने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिल्ली से स्पेशल परमिट लेना पड़ता है। इंडियन टूरिस्ट को ये परमिट गैंगटॉक से मिल जाता है और किसी भी टूरिस्ट एजेंसी के थ्रू आप ये आसानी से ले सकते हैं। परमिट लेने के लिए आपको क्या क्या फॉर्मेलिटी पूरी करनी है और क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ये मैंने पहले एपिसोड में बता दिया है। इस लेक में पानी दोस्तों ग्लेशियर से आता है, जो कि कंचनजंगा की रेंज का नॉर्दर्न पार्ट है। यह उस धारा का भी उद्गम स्थल है जो लाहमू झील को ज्वाइन करती है और फिर तीस्ता रिवर का सोर्स बन जाती है। नवंबर दिसंबर से लेकर अगले साल मिड मई तक यह लेक कम्प्लीटली फ्रीज हो जाती है। इस लेक का एरिया 118 हेक्टेयर्स का है और इसकी पेरीफेरियल लेंथ लगभग 5.34 किलोमीटर की है। लेकिन हमें यहाँ से लेक का पार्ट बहुत छोटा दिखाई देता है क्योंकि ज़्यादातर बड़ा हिस्सा पहाड़ी हिस्से ने कवर किया हुआ है। इतनी हाइट पर दोस्तों ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं होता।
और हमें यहाँ लगभग 1 घंटा होने को है। अब गुरुदोंगमार लेक से विदा लेने का समय आ गया है और अब हम काला पत्थर जाने के बारे में बात करेंगे। इतनी हाइट पर 500 मीटर की वो चढ़ाई अब अपना रंग दिखाने लगी है और सबकी हालत खस्ता है। काला पत्थर की साइट सीइंग नॉर्थ सिक्किम शेयर टूर पैकेज में इंक्लूड नहीं होती है और अब हम इतनी दूर आए हैं तो सब काला पत्थर जाने के बारे में बात कर रहे हैं। काला पत्थर जाने के लिए ड्राइवर ने 3000 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करने के लिए बोला है और हम सभी 10 लोगों को 300 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से इसमें शेयर करना होगा। फाइनली सभी ने ये डिसाइड किया कि जब इतनी दूर आए हैं तो काला पत्थर भी देख ही लेते हैं। लेकिन यहाँ पर भी ड्राइवर ने हमारे साथ चालाकी की, जिसके बारे में मैं आपको आगे चलकर इसी वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, मैंने लगभग सारे इंडिया में काफ़ी जगह पर ट्रैवलिंग की है और ऐसा देखा गया है कि ड्राइवर अक्सर गाइड का काम करते हैं और आपके साथ काफ़ी सलीके से पेश आते हैं। लेकिन हमारे इस 3 दिन के ट्रिप के दौरान इस कैब के ड्राइवर का जो बिहेवियर था वो काफ़ी गैर जिम्मेदाराना, अनप्रोफेशनल और नॉन कोऑपरेटिव रहा। इस पूरे ट्रिप के दौरान ड्राइवर ने कहीं भी किसी भी चीज़ के बारे में हमें नहीं बताया और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन दी। आने जाने वाले दूसरी टैक्सी के ड्राइवर से इस बात की इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि आगे का रोड कैसा है या आगे रास्ता खुला है या नहीं। हमारे ड्राइवर को शायद इस बात का पता था कि काला पत्थर पर अभी एंट्री अलाउड नहीं है और रास्ता बंद है, क्योंकि वहाँ पर रोड कारपेटिंग का काम किया जा रहा था। 3000 रुपये एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में उसने हमें मिसगाइड किया और हमें काला पत्थर के रूट पर ले गया। यहाँ पर बात दोस्तों पैसे की नहीं है, बात है भरोसे की। ये एक ड्राइवर को पहले पता कर लेना चाहिए कि आगे रास्ता खुला है या बंद है। उसका 3000 रुपये चार्ज करना बिल्कुल जायज़ था, क्योंकि यहाँ चढ़ाई काफ़ी एकदम से स्टीप है और गाड़ी पर भी काफ़ी लोड पड़ रहा था। लेकिन हमें ये पूरी ज़िंदगी अफसोस रहेगा कि हम इतनी दूर गए और काला पत्थर तक नहीं पहुँच पाए, क्योंकि लाइफ में इस तरह के ट्रिप पर आने का मौका बार बार नहीं मिलता। रोड मेंटेनिंग एजेंसी से पता करने पर हमें पता चला कि आगे रोड एकदम ताज़ा बनाया गया था और हमारी तरफ बनता हुआ आ रहा था, तो रास्ता खुलने का कोई चांस नहीं था। हम लोग सभी काफ़ी भारी मन से काला पत्थर से वापस लौटे और रास्ते में एक छोटे से कस्बे में एक छोटी सी दुकान पर हमें डीजल भी मिल गया और वो डीजल वाली टेंशन भी दूर हो गई। यहीं पर दोस्तों हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया और उसी दुकान पर जहाँ पर डीजल अवेलेबल था थोड़ी सी चाय पी और उसके बाद हमारा आगे लाचेन तक का सफ़र दोबारा शुरू हो जाएगा। सफ़र की थकान दोस्तों सभी लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रही थी और सुबह से हमने अभी तक लंच भी नहीं किया था। अभी हम लोग लाचेन पहुंचेंगे और लाचेन पहुंचकर लंच करने के बाद अपना लगेज उठाकर आगे लाचुंग तक की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा लाचुंग से लेकर 0 पॉइंट और यमथांग वैली तक की जर्नी। जब वो एपिसोड कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, तो अपलोड करने के बाद उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वीडियो के एंड में जाकर कार्ड पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख पाएंगे। इसके अलावा आप YouTube पर मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर पूरी सिक्किम सीरीज़ भी देख सकते हैं। अगर आज का ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एंड करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।